Question number 26. An object is reached from a height h above the ground, reaches the ground in 8 seconds. The time taken by the object to cover the first half distance is. एक ऑब्जेक्ट को हाइट h से रिलीज किया, मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. रीचेज द ग्राउंड इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में वो ग्राउंड तक पहुंची. क्या फाइंड करना है? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस. मीन्स अगर टोटल डिस्टेंस s है तो जब वेलोसिटी 0 वहां से लेकर जब डिस्टेंस s/2 कवर होगा तो तब कितना टाइम लगेगा. अब यहां पर हमें पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कि उसकी टोटल हाइट कितनी है. कि अगर उसने हाइट लेट से h से उसको ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हाइट h कितनी है. इसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो ऊपर ये फार्मूला लिखा है इसी को यूज कर रहे होंगे. h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर और सेकेंड इक्वेशन में vi 0. यहां से टोटल हमारा जो डिस्टेंस या हाइट कैलकुलेट हो जाएगी. जो टाइम है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में वो 8 सेकेंड. 8 का स्क्वायर 64 इंटू 10, 640 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 320 मीटर. अब हमें ये चीज फाइंड करनी है कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है मींस h/2, ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा. अगर ये डिस्टेंस पूछा है फर्स्ट हाफ, तो दोबारा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. इसका मतलब इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं सेकेंड इक्वेशन को ही यूज करूंगा, जो ये ऊपर इक्वेशन है. अब मैं इसको लिख देता हूं h डैश इज इक्वल टू हाफ जी टी डैश का स्क्वायर. अब यहां से डायरेक्ट अगर मैं टाइम का रिलेशन लिखना चाहूं तो टाइम का रिलेशन आएगा √2 टाइम्स h ओवर g. अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दें. अब h डैश की जगह पर क्या आएगा? h/2, क्योंकि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने कहा, तो ये कैंसिल हो गया. फार्मूला h ओवर g. अब h की वैल्यू पुट कर दें 320 और g हमारे पास कितना है? 10. यह आ गया √32. अब √32 को सॉल्व करना है तो √32 आप लिख सकते हैं इसको 16 इंटू 2, क्योंकि 16 का अंडर रूट आपको पता है कि 4 होता है. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4√2 और इसी फॉर्म में हमारे आंसर है. तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, 4√2 सेकेंड. इस क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा कि अगर वो आपको सेकेंड हाफ के अंदर कहता कि सेकेंड हाफ का टाइम क्या है, तो फिर आप क्या करते? आपको टोटल टाइम पता है, फर्स्ट हाफ के टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर देते तो सेकेंड हाफ का टाइम कैलकुलेट हो जाता. इसको अगर मैं टी डबल प्राइम का नाम देता हूं तो ये इक्वल होगा टी माइनस टी प्राइम के, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास जो होती है वो क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है. तो जो शुरू में डिस्टेंस कवर होगा वो कम होगा और बाद में जो डिस्टेंस कवर होगा वो ज्यादा होगा. तो ये टाइम इक्वल नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन 27 कहता है इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड रिटर्न बैक टू द सेम, देन बॉडी जिस जगह से अपनी मोशन को स्टार्ट करे अगर दोबारा वहीं पर आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल नहीं है. अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्प्लेसमेंट के 0 होने से जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी, लेकिन जो डिस्टेंस 0 नहीं है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू वो 0 के इक्वल नहीं होगी. अब इनके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट कहता है एवरेज स्पीड इज 0 बट नॉट एवरेज वेलोसिटी. इनकरेक्ट है, क्योंकि एवरेज स्पीड नॉन 0 है. सेकंड कहता है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पाथ. इनकरेक्ट, स्पीड पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी पाथ पे डिपेंड करती है. थर्ड कहता है बोथ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी आर 0. इनकरेक्ट, स्पीड नॉन 0, एवरेज वेलोसिटी 0 है. एंड लास्ट वन इज करेक्ट, क्योंकि कहता है एवरेज वेलोसिटी इज 0 बट नॉट एवरेज स्पीड. तो करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या है? डेल्टा. तो 27 के हवाले से ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास कभी भी अगर कोई क्लोज पाथ हो तो उस क्लोज पाथ के अंदर जो एवरेज स्पीड होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस 0 नहीं होता, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होगी क्लोज पाथ में वो 0 के इक्वल आएगी. क्वेश्चन नंबर 28. विच पेयर कंटेन्स वन स्केलर एंड वन वेक्टर. अब हमें वो पेयर बताना है जहां पर एक क्वांटिटी स्केलर है और एक वेक्टर है. फर्स्ट एक्सेलेरेशन एंड फोर्स. एक्सेलेरेशन भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है. बीटा मोमेंटम एंड वेलोसिटी. मोमेंटम भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर.
चार्ली, फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी, ये करेक्ट है क्योंकि फोर्स वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। और लास्ट वन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों स्केलर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 29, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सेप्ट। इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है थर्ड लॉ के बारे में। अब वो कौन सी? देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप जानते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। और अगर एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं होंगे तो ये कैंसिल आउट भी नहीं होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखें, फर्स्ट कहता है फोर्सेज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ये ट्रू है। सेकंड कहता है बोथ फोर्सेज हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्रू। थर्ड कहता है बोथ फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज, ट्रू। और लास्ट कहता है बोथ आर अप्लाइड ऑन सेम बॉडी, यहां पर गलती आ गई, सेम बॉडी पे अप्लाई नहीं होती, और सेम बॉडी पे अगर अप्लाई नहीं होती तो इक्विलिब्रियम मेंटेन भी नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और यही हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ r is the maximum horizontal distance of projectile then the greatest height attained by the projectile in this condition is। कहता है r जो है वो हमारी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू है, तो इसी कंडीशन के अंदर, सेम कंडीशन के अंदर उसकी ग्रेटेस्ट हाइट क्या होगी। स्टेटमेंट को और से देखें, उसने कंडीशन को चेंज नहीं किया। तो कंडीशन को अगर चेंज नहीं किया तो हमें शॉर्टकट पता है कि हमारे पास अगर एक प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है अगर वो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम रेंज के केस में जो उसकी हाइट होती है उसका आपस में क्या रिलेशन है, दैट इज आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट। और इसका प्रूव हमने लेक्चर में किया भी था। तो अगर हाइट हमसे पूछी हुई है तो हाइट किसके इक्वल आएगी, मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाय 4। यानी अगर मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू है लेट्स से वो हमारे पास 100 मीटर है तो हाइट कितनी होगी, 100 डिवाइड बाय 4, हाइट उस केस में 25 मीटर होगी। ये शॉर्टकट का मतलब है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी 30 की, डेल्टा r बाय 4, क्योंकि कंडीशन सेम है। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इफ हाइट इज इक्वल टू रेंज देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल इज। प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कंडीशन कहता है कि हाइट और रेंज की वैल्यू सेम है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। ये आपके एफएससी की बुक में एक न्यूमेरिकल भी है और इसके अलावा हमने इसको क्लास में भी प्रूव किया था कि अगर हाइट और रेंज इक्वल हो, तो आप लेक्चर में देख सकते हैं इसका प्रूफ। तो हाइट और रेंज इक्वल हो तो हमारा जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। सिंपल आपने फार्मूलाज पुट करके सॉल्व करना है और tan इनवर्स 4 76 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये वो एंगल है जिस पे हाइट और रेंज इक्वल होती हैं। तो 31 क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 32, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज r when angle of projection is 60 degree then the value of other angle of projection for same range is। कहता है जब 60 डिग्री हमारा एंगल है तो रेंज r है, तो सेम रेंज के लिए हमारा दूसरा एंगल क्या होगा। हम कंडीशन एक जानते हैं कि हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन दोनों एंगल्स के ऊपर इक्वल रेंज होती है, जैसे 15 और 75, 20 और 70। तो इसी तरह वो कहता है कि जब हमारा एंगल 60 डिग्री है तो रेंज r है, तो दूसरा वो कौन सा एंगल होगा जिस पे रेंज r, सिंपली इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो दूसरा एंगल क्या लिखेंगे कि सम 90 आए, 30 डिग्री। तो 60 और 30 डिग्री ये वो पेयर होगा जिसके लिए रेंज इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन 32 की क्या होगी, बीटा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33, Question number 33, a person can throw a stone to a maximum range of 100 meter, the greatest height with same conditions to which he can make the stone to rise। अब क्वेश्चन को और से पढ़ें। कहता है एक पर्सन है जो मैक्सिमम 100 मीटर दूर एक स्टोन को फेंक सकता है, तो उसकी ग्रेटेस्ट हाइट क्या होगी विद सेम कंडीशन। सेम कंडीशन का मतलब है कि वेलोसिटी भी वही हो और एंगल भी वही हो। तो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 29 30, सेम 30 वाला क्वेश्चन अब दोबारा उसने पूछा है क्योंकि कंडीशन उसने कह दी सेम। ऐसा हमने एक और टेस्ट में क्वेश्चन किया था, वहां कंडीशन सेम नहीं थी, वो ये था कि कितनी हाइट तक वो फेंक सकता है, मैक्सिमम हाइट तक। तो उस केस में हमें एंगल 90 पुट करना था। लेकिन यहां पर जब उसने कह दिया सेम कंडीशन, इसका मतलब ये होगा कि उसकी वेलोसिटी भी वही होगी जो मैक्सिमम रेंज वाली थी
और उसके अलावा उसका एंगल भी वही होगा जो मैक्सिमम रेंज वाला 45। तो क्वेश्चन नंबर 33 शॉर्टकट से ही सॉल्व होगा। हमें फाइंड करनी है हाइट, तो हाइट किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाय 4। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी गिवन है 100, तो डिवाइड कर देंगे 4 से, आंसर क्या आएगा 25 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में वो कहते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द क्वांटिटीज दैट रिमेन कांस्टेंट आर। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कांस्टेंट रहती हैं। ऑप्शन 1 कहता है एक्सेलेरेशन एंड वी एक्स, करेक्ट है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी जो एक्सेलेरेशन होती है नेट एक्सेलेरेशन, वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो यूनिफॉर्म रहता है, और किसके इक्वल होता है, वो इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के इक्वल होता है। बाकी ऑप्शन भी देख लें। बीटा कहता है एक्सेलेरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट रहती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। चार्ली फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है वाई कंपोनेंट की वजह से। लास्ट एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट होती है लेकिन मोमेंटम वेलोसिटी की वजह से चेंज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। 35 द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, प्रोजेक्टाइल का पाथ, इसको प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं, वो क्या होता है पैराबोला, पैराबोलिक शेप। अब इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमारे पास अगर तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है तब भी पैराबोला होगा, और अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है तब भी पैराबोला होगा। तो चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो चाहे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, दोनों केसेस में ये जो पाथ हमारा होगा ये पैराबोलिक पाथ होगा। क्वेश्चन नंबर 36 मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सिंपल है। प्रोजेक्टाइल जो मोशन होती है वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही होती है, और हमने लेक्चर में ये देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किस तरह से किसी भी पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और उस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें टाइम गिवन हो तो एक्स और वाई फाइंड हो सकता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 2 projectiles at angle 30 degree, sorry 4 projectiles are launched at angle of 20 degree, 30 degree, 40 degree and 50 degree. Which of this projectile will have maximum range? अब 4 प्रोजेक्टाइल हैं और 4 उनके डिफरेंट एंगल्स हैं, और ये पूछा गया है कि इनमें से किस प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होगी। हमने लेक्चर में ये बात की थी कि हमारे पास जो एंगल 45 के जितना क्लोज होगा उतनी रेंज ज़्यादा होगी। अब मैं अगर इन चारों एंगल्स को एक नाम दे देता हूँ कि θ1 लेट से 20 डिग्री है, θ2 30 डिग्री, θ3 40 डिग्री, θ4 50 डिग्री। तो सिंपल ये देख लें कि इन सब का 45 डिग्री से डिफरेंस कितना है। अगर मैं θ1 का 45 डिग्री से डिफरेंस देखता हूं तो ये 25 आएगा। θ2 का अगर मैं 45 से डिफरेंस देखूं तो ये 15 आएगा। अगर मैं θ3 का 45 से डिफरेंस देखूं तो 5 आएगा, और θ4 का 45 से डिफरेंस कितना आएगा, वो भी 5 आएगा। तो जितना 45 से डिफरेंस कम उतनी रेंज क्या होगी, ज़्यादा। या यूं भी कह सकते हैं जो एंगल 45 के जितना क्लोज होगा उतनी रेंज ज़्यादा। तो हम यहां पर अगर वैल्यूज को देखें तो θ3 उसका भी डिफरेंस 5 है, θ4 का भी डिफरेंस क्या है 5। अगर दोनों का डिफरेंस इक्वल है तो दोनों पे रेंज सेम होगी। तो 45 के बाद मैक्सिमम रेंज 40 और 50 पे होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा। बोथ प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च्ड एट 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। और मैं कंडीशन एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि हमारे पास 45 डिग्री से अगर उस एंगल का डिफरेंस लिया जाए तो जितना वो डिफरेंस हमारा मिनिमम आएगा हमारे पास उतनी उस पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री पे रेंज ज़्यादा आएगी। तो ये कंडीशन हम यहां पर यूज़ कर रहे हैं। तो θ3 और θ4 इन दोनों पे आपके पास जो डिफरेंस है मिनिमम है और इक्वल है, इस वजह से 45 डिग्री पे के बाद इन पे रेंज मैक्सिमम है। 38 विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन कांस्टेंट, ये ऊपर भी हम बात कर चुके हैं
कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो कांस्टेंट रहता है, एक्स कंपोनेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। और जो वाई कंपोनेंट होता है उसकी वेरिएशन के बारे में मैंने बताया था कि जो वाई कंपोनेंट है वो किस तरह से वेरी करता है। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जा रही होती है तो मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है, और मैक्सिमम हाइट पे जाकर सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह जाता है, वहां वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। और जो बॉडी दोबारा डाउनवर्ड आती है तो फिर दोबारा जो वाई कंपोनेंट है वो इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन सेम। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया। इसमें हमारे पास अल्फा ऑप्शन कहता है वी एक्स, करेक्ट, सेम रहता है। बीटा कहता है ए वाई, एक्सेलेरेशन का वाई कंपोनेंट, ये भी सेम रहता है क्योंकि ये माइनस जी के इक्वल है। और एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट वो थ्रू आउट क्या रहता है, जीरो। इसका 39 क्वेश्चन के अंदर वो कौन कौन से फैक्टर हमारे पास हैं जो सेम रह रहे हैं, ऑल। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 40, एट विच एंगल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड रेंज एंड हाइट आर इक्वल। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पहले भी हमने किया कि हमारे पास किस एंगल के ऊपर रेंज और हाइट इक्वल है। पहले tan की फॉर्म में था, अब सिंपल वैल्यू है 76 डिग्री। 41, एट विच एंगल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हाइट इज इक्वल टू r/4। अब 41 ये भी कंडीशन हमने पहले की है, इसमें हमसे वो ये पूछ रहा है कि किस एंगल के ऊपर हमारे पास प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे कि हाइट r/4 के इक्वल हो। तो अगर उस कंडीशन को आप लोग देखें वो क्या थी, वो थी r मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट, और हाइट इज इक्वल टू r मैक्सिमम डिवाइड बाय 4। ये जो आपके पास फैक्टर है r मैक्सिमम का, यहीं से आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि रेंज कब मैक्सिमम होती है, जब आपका एंगल कितना हो, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे हाइट जो होती है वो r/4 के इक्वल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। 42, the angle between velocity of projectile and acceleration at the highest point is। highest point के ऊपर velocity of projectile और acceleration के in between एंगल क्या होता है, 90 डिग्री इसका आंसर होगा। रीजन बड़ी सिंपल सी कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है, तो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हर पॉइंट पर कहाँ है, डाउनवर्ड। तो ये जो एंगल हमारे पास होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 42 का आंसर क्या है, अल्फा। अगर इसके पहले और या बाद में पूछा जाता, तो अगर पहले बात करेंगे तो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, ये हमारे पास वेलोसिटी होगी, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, तब हम कहेंगे कि एंगल ग्रेटर देन 90। और अगर आफ्टर पूछा जाए तब भी वेलोसिटी जो है वो अलोंग टेंजेंट है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तब हमारा जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। 43, a person moving in a car at constant velocity throws an apple vertically upward. If we ignore air friction and suppose car to move with same velocity, then according to an observer standing outside। अब ये ख्याल रखना है कि अब किसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है, तो वो उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है जो गाड़ी में बैठा नहीं हुआ बल्कि बाहर खड़ा देख रहा है। अगर तो वही पर्सन होता जो गाड़ी में मूव कर रहा है वो एप्पल को फेंकता और दोबारा एप्पल को वो कैच कर लेगा, तो बात सिंपल उसको वर्टिकल नजर आएगा। लेकिन अगर हमारा एक सेकंड पर्सन है और वो सेकंड पर्सन ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, तो सेकंड पर्सन के रिलेटिव हमारा जो पाथ होगा वो क्या होगा, वो पैराबोलिक होगा। ये पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से अगर उसने एप्पल को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी जा रही है अपवर्ड थ्रो किया, तो वो एप्पल क्या करेगा, वो एप्पल एक पैराबोलिक पाथ को अडॉप्ट करेगा। और अगर ये गाड़ी मूव करके यहाँ चली जाती है तो मे बी वो दोबारा गाड़ी पे हिट करे, और अगर वो कैच करना चाहे तो वो कैच भी उसको कर सकता है। लेकिन ये किसके रिलेटिव है, ये इस थर्ड पर्सन के रिलेटिव है। तब उसको नजर आएगा कि पाथ क्या है, पैराबोलिक है। अगर वही बंदा जो फेंकता उसके अकॉर्डिंग होता तो सिंपल ये वर्टिकल मोशन होती। तो क्या इसका आंसर होगा, अल्फा। एप्पल विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ एंड विल फॉल अगेन इन द कार, अगर वो ओपन रूफ कार है। 44, two balls are thrown at angle theta and 90 minus theta with the horizontal with same speed.
रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज। 44 में हमें वो कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया एंगल थीटा पे, एक को 90 माइनस थीटा पे, और एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ हैं और दोनों की स्पीड सेम। आपने दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो बतानी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इन दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूला को डिवाइड कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो t1 के लिए मैंने एंगल θ1 कह दिया और t2 2vi साइन θ2 ओवर जी। तो सवाए साइन थीटा के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2vi भी कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया। तो रिलेशन सिर्फ हमारे पास जो रह गया वो रह गया साइन θ1 ओवर साइन θ2। अब यहां पर आप लोग साइन θ1 और साइन θ2 इसकी वैल्यू पुट करें। θ1 हमारे पास थीटा है और θ2 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा का, ये इक्वल है साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। और डायरेक्ट याद रखना चाहें, अगर ये फार्मूला से सॉल्व नहीं करना तो साइन 90 पे चेंज हो जाता है कॉज, तो यह आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन ओवर कॉस विल बी इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा रेशो 1 हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। A bomber drops its bomb when it is vertically above the target. It misses the target due to। 45 क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया, तो जो लाइव क्लास थी, कहता है कि अगर एक बॉम्बर एग्जैक्टली मूव करते हुए अपने टारगेट पे एक बॉम्ब को ड्रॉप करता है तो वो उसको मिस क्यों कर जाता है। उसकी रीज़न ये कि जो बॉम्बर है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और मूव करते हुए अगर वो ड्रॉप करेगा बॉम्ब को तो जो वेलोसिटी उस फाइटर जेट या उस बॉम्बर की होगी, लेट से मैं उसको कह देता हूं कि दैट इज vx, सेम वही वेलोसिटी ड्रॉप करते हुए उस बॉम्ब की भी होगी। तो ये अडॉप्ट करेगा एक तरह का पैराबोलिक पाथ, और जब पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करेगा तो वो बॉम्ब इस पॉइंट पे जाके हिट करेगा और टारगेट को मिस कर जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा 45 का, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उस बॉम्ब में होगी जिसकी वजह से वो टारगेट को मिस करेगा। 46. The maximum height of projectile has the largest value for which of the angle of projection। 46 में हमारे पास वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की लार्जेस्ट वैल्यू इन एंगल्स में से किस एंगल पे होगी। देखिए, हम हाइट के रिलेशन को जानते हैं कि हाइट का जो रिलेशन है दैट इज vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। इसे ये पता चलता है कि हाइट का और साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन डायरेक्ट है, और साइन की वैल्यूज आपको पता है कि जब हमारे पास एंगल थीटा 0 से 90 पे इंक्रीज कर रहा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही होती है। इसका मतलब जो 90 डिग्री के क्लोज एंगल होगा वहां पर हाइट क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहां पर कौन सा एंगल 90 के क्लोज है, 75। और अगर मिनिमम पूछता लार्जेस्ट की जगह तो आपके पास आंसर क्या होता, यहां पर 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अगर 0 ऑप्शन ना होते फिर 30। क्वेश्चन नंबर 47। A body drops a coin from a window of a moving train. The path of the coin according to a stationary observer inside the train will be। अब ये वही कार वाला केस जो एप्पल वाला था कि हमारे पास एक बॉडी ड्रॉप करती है कॉइन को एक मूविंग विंडो से, तो उस कॉइन का पाथ क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग, उस स्टेशनरी ऑब्जर्वर के जो ट्रेन के इनसाइड है। तो अगर ट्रेन के इनसाइड के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो फिर सिंपली उसको वर्टिकली नीचे फॉल करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर बाहर से कोई उसको देखेगा तो फिर पैरा बोला। तो 47 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी अल्फा। 48। A ball whose kinetic energy is E and projected at angle 45 degree with the vertical line, kinetic energy at maximum height is। काइनेटिक एनर्जी एक बॉल की ई है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया
45 डिग्री वर्टिकल के साथ। इसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल के साथ 45 तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 के लिए ये बात सेम रहेगी, लेकिन बाकी एंगल्स के लिए सेम नहीं रहेगी। तो क्या चीज़ फाइंड करनी है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। तो क्वेश्चन 48, अगर आपने प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे लॉन्च किया तो हमें एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, तो 90 - 45 ये एंगल भी कितना होगा? 45 होगा। कितनी काइनेटिक एनर्जी से? ई से। तो ये पूछा है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो शॉर्टकट हम जानते हैं, तो शॉर्टकट क्या था? काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को उसने ई से रिप्रेजेंट किया, किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया? 45, तो cos 45 होल स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर ले लिया जाए, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा E/2। मीन्स 45 डिग्री पे थ्रो करने से हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हुए हाफ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि किस एंगल पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल के हाफ होगी, तब भी आंसर क्या होगा? 45 डिग्री। Question number 49. In a competition, fielders are required to throw a cricket ball as far as possible. Under ideal conditions, the optimum throwing angle is 45 degree. What should this angle with respect to ground to be? First condition, strong wind against the direction of throw, and second, strong winds in the direction of throw. कहता है कंपटीशन है जिसमें फील्डर्स को यह कहा जाता है कि उन्होंने बॉल करना है थ्रो एज फार एज पॉसिबल। कहता है कि ऑप्टिमम जो कंडीशन है वो तो ये है कि 45 डिग्री वो एंगल होता है जहां पर हमारी जो रेंज होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब कहता है दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो ब्लो कर रही है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ थ्रो, कि जिस तरफ बॉल को फेंकना है उसके अगेंस्ट विंड चल रही है, और दूसरी कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग विंड है इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रो। याद रखिएगा कि हमारे पास चाहे विंड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चल रही हो चाहे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चल रही हो, हमेशा 45 डिग्री ही वो एंगल होता है जिस एंगल के ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है। 45 डिग्री के अलावा कोई एंगल नहीं है जिस पे रेंज हमारी मैक्सिमम हो, चाहे विंड की डायरेक्शन हमारी थ्रो के अलॉन्ग हो और चाहे विंड की जो डायरेक्शन है वो हमारी थ्रो के क्या हो? अगेंस्ट हो। ओलंपिक्स में अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स में हमारे पास जो एयर की डायरेक्शन जो मर्जी हो, जो एथलीट होते हैं उन्होंने अगर जेवलिन को थ्रो करना है या डिस्क को थ्रो करना है, उनके लिए जो बेस्ट एंगल होता है थ्रो करने का वो क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो क्या इसका आंसर होगा? 45 डिग्री इन बोथ द केसेस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन ग्राफ। देखिए स्टेटमेंट में उसने कहा है कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन को, एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। हम ये बात जानते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है उसकी स्लोप एक्सेलेरेशन होती है। दैट मींस कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा जहां स्लोप डिक्रीज कर रही हो वो रिप्रेजेंट करेगी डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन को। तो डिक्रीजिंग स्लोप विल रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। अब मैं वन बाय वन इन ऑप्शंस को देखता हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप को देखता हूं तो यहां स्लोप इंक्रीज कर रही है क्योंकि एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो ग्राफ है इंक्रीजिंग स्लोप का यानी इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का। सेकंड ग्राफ देखा जाए तो सेकंड ग्राफ में जब टेंजेंट को ड्रॉ किया तो शुरू में एंगल ज्यादा था, बाद में एंगल कम हो गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको डिक्रीजिंग स्लोप को यानी डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन को, तो यही राइट आंसर हमारा होगा। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। चार्ली में अगर आप देखें तो चार्ली में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहां वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है लेकिन स्लोप डिक्रीज नहीं कर रही। तो यहां पर ये जो स्लोप है ये यूनिफॉर्म स्लोप है, लेकिन है आपके पास क्या? नेगेटिव। लेकिन स्लोप यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं कर रही, इस वजह से ये भी आंसर नहीं होगा। और लास्ट ये भी ऐसा ही ग्राफ है, यहां पर भी अगर आप स्लोप को देखते हैं तो एंगल सेम रह रहा है थ्रू आउट, ये भी यूनिफॉर्म स्लोप का होगा, लेकिन फर्क ये कि अब ये स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो हमें बताना था डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, तो वो डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ होगा एंड दैट इज बीटा।